फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट टू। अब तक हम लोगों ने ये देखा था कि जो फ्रांस था ना वो अपने आप को डेस्पोटिक मोनार्की से अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में स्ट्रगल करके ला चुका था, जो कि वहां की डिमांड भी थी। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि ये नेशनल असेंबली उसी तरीके से काम कर रही थी जिस पर्पस के लिए इसे लाया गया था। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग यही समझने वाले हैं। बेसिकली ना जो नेशनल असेंबली थी उसने आते ही एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दिया 1791 के अंदर। और इस कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मेन एजेंडा सिर्फ इतना ही था कि जो पावर है ना मोनार्क की, उसको लिमिट कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि सारी की सारी प्रॉब्लम क्रिएट ही डेस्पोटिक पावर से हुई थी। तो उन लोगों ने पावर ऑफ मोनार्क को तो लिमिट कर ही दिया, और दूसरा ध्यान इन लोगों ने क्या रखा यहाँ पर कि जो सारी की सारी पावर है ना वो एक ही हाथ में कंसंट्रेट नहीं की जाएगी। इंस्टेड डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे जहाँ पे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी तीन पार्ट्स में पूरी की पूरी गवर्नमेंट को बांट दिया जाएगा। जो लेजिस्लेटिव में फॉल करेगी वो लॉज को बनाने का काम करेगी। क्यों? क्योंकि ये जनता के फेवर में काम करने वाली, क्योंकि इनको जनता ने ही इलेक्ट करके यहाँ पे भेजा है। जो एग्जीक्यूटिव है ना उसके अंदर इन लोगों ने किंग और मिनिस्टर को रख दिया कि ये लोग ध्यान रखेंगे कि जो भी लॉ लेजिस्लेटिव बना रही है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, और अगर कोई उस लॉ को तोड़ता है तो उसको जुडिशरी तक पहुंचाने का काम भी इन्हीं लोगों का था। जुडिशरी लॉज को तोड़ने वालों को सजा देने के साथ साथ ये भी ध्यान रख रही थी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी हम लोगों को ये भी देखना बाकी है कि ये जो जुडिशियरी है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेटिव है, ये तीनों के तीनों अपने आप को यहाँ पर फंक्शन कर तो रही हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ तक पहुंची कैसे है। तो चलिए समझते हैं यहाँ हुआ क्या है। पूरी की पूरी जो फ्रांस की पॉपुलेशन है उन्हें दो पार्ट्स में बांट दिया गया है कि एक्टिव सिटीजन होंगे और पैसिव सिटीजन होंगे। अब एक्टिव सिटीजन की कैटेगरी में दो क्राइटेरिया फुलफिल करने वाले लोग आएंगे। पहला क्राइटेरिया ये है कि आपकी एज 25 साल से ऊपर होनी चाहिए और आप एक मेल होने चाहिए, यानी कि वो आदमी जिसकी एज 25 साल से ऊपर है वो एक्टिव सिटीजन होने का पहला क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। और दूसरा क्राइटेरिया था यहाँ पर कि आप उतना टैक्स दे सकते हो जितना एक मजदूर 3 दिन में कमाता है। अगर आप ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप एक एक्टिव सिटीजन की कैटेगरी में आते हो। और वैसे मिल क्या रहा है एक्टिव सिटीजन की कैटेगरी में आके? तो बेसिकली आप वोटिंग राइट्स डिजर्व करते हो कि अब आप वोट करके नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इनडायरेक्टली ही सही लेकिन इलेक्ट तो कर सकते हो। तो यहाँ पे केवल 4 मिलियन ही आउट ऑफ 28 मिलियन की पॉपुलेशन में से एक्टिव सिटीजन्स की कैटेगरी में थे, यानी कि बाकी बचे पैसिव सिटीजन्स की कैटेगरी में। तो अपने आप परसेंटेज निकाल लो कि कितने परसेंट लोगों को वोटिंग राइट्स एंजॉय करने का चांस मिल रहा था। यानी पूरी तरीके से तो नेशनल असेंबली भी सही से काम नहीं कर रही थी। बेसिकली जो पैसिव सिटीजन है, अब उसके अंदर तुम खुद ही अंदाजा लगा लो कि विमेन, चिल्ड्रन, और वो लोग तो थे ही जो बिलो 25 ईयर्स की एज के थे। लेकिन वो लोग जो अबव 25 की एज के हैं लेकिन उतना टैक्स नहीं दे पा रहे जितना कि एक डेली वेज लेबरर 3 दिन में कमा पाता है, उनको भी पैसिव सिटीजन की कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया था। और ये जो एक्टिव सिटीजन की कैटेगरी में थे ना, ये लोग इलेक्टोर्स को इलेक्ट करते थे, और ये जो इलेक्टोर्स का ग्रुप होता था ये इनडायरेक्टली, सॉरी, ये डायरेक्टली नेशनल असेंबली को इलेक्ट कर रहा था, जिसके 745 मेंबर्स होते थे जो अब बैठ के अपनी सिटीजन्स की फेवर में लॉ बना रहे थे। मान लेते हैं कि किसी एक्टिव सिटीजन के दिमाग में आएगा यार मैं है ना काश इलेक्टोर का पार्ट हो जाऊं या काश मैं नेशनल असेंबली का पार्ट हो जाऊं, तो बिल्कुल आपके पास एक अपलिफ्टमेंट का चांस था। लेकिन करना क्या था आपको कि हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स के अंदर आना था, यानी कि ज्यादा कमाओ, ज्यादा टैक्स दो, और आपको अब चांस मिल जाएगा कि आप एक इलेक्टोर या फिर मेंबर ऑफ असेंबली के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते थे। जो कि काफी लेजिट भी है कि आप जितना इस नेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो आपका ओपिनियन और आपकी पावर उतनी ही ज्यादा मैटर करने वाली थी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो बिगिन होता है कैसे कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के साथ। जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है वो बेसिकली सिर्फ मेन और सिटीजन्स के लिए थे, यानी कि स्पेशल राइट्स नहीं मिले हैं वेमेन को। जो सिटीजन्स को मिलेंगे वही वेमेन को और चिल्ड्रन को भी मिल जाएगा। मेन के लिए राइट्स अलग से मेंशन करके रखे हुए उन लोगों ने, जिसमें राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ,
इस तरीके के कुछ नेचुरल और इनएलिनिएबल यानी कि वो लॉज जिन्हें आप नकार नहीं सकते हो किसी भी सिचुएशन के अंदर, उसकी सिक्योरिटी और उसके अगेंस्ट किसी भी तरीके का ऑपरेशन उन्हें फेस ना करना पड़े, ये पूरी तरीके से स्टेट की जिम्मेदारी होती थी। ये जो आपको यहाँ दिख रहे हैं ना राइट साइड में, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, इसमें कुछ 17 लॉज हैं जिसमें से आपको मैक्सिमम 5 याद रखने की जरूरत है। जिसका कारण ये है कि आपके यहाँ ना एक क्वेश्चन फंस सकता है कि भाई साहब प्लीज मेंशन एनी 5 डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड मैन एंड सिटीजन के अंदर जो भी एनी 5 पॉइंट्स है ना वो मेंशन कर दो। तो प्लीज 5 याद कर लेना, और बहुत सिंपल सिंपल है, शुरुआत के ही 5 याद कर लो। क्या है वो कि जो मेन है वो बॉर्न है फ्री और इक्वल राइट्स के साथ बॉर्न हुए हैं। दूसरा इन लोगों के लिए ये था कि जो पॉलिटिकल एसोसिएशन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो नेचुरल और इनएलिनिएबल राइट्स को प्रिजर्व करने का काम करे, और इनएलिनिएबल और नेचुरल राइट्स के अंदर लिबर्टी यानी कि आपकी पूरी फ्रीडम, प्रोस्पेरिटी यानी कि आप अपने आप को मेहनत करके ऊंचे स्तर तक पहुंचा सकते हो, सिक्योरिटी यानी कि आपके अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, और रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन यानी आपको सप्रेस करने की या दबाने की कोशिश नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो थर्ड था वो ये कहता था कि वही इंडिविजुअल केवल अपनी अथॉरिटी प्रैक्टिस करेगा जिसे जनता ने इलेक्ट करके यहाँ भेजा है। इसके अलावा अगर कोई ग्रुप सोचे कि हम पावरफुल हो जाएंगे या हम पावर में आ जाएंगे तो भूल जाए अपने आप को। लिबर्टी को इन लोगों ने एक डेफिनेशन दी कि जब तक वो किसी और को इंजीरियस नहीं होती है, किसी और को हार्म नहीं कर रही है, तब तक आप अपनी लिबर्टी को फ्रीली एंजॉय कर सकते हो। अब ये सब देख के आप लोगों को तो यही लगने वाला है ना कि यार दिक्कत क्या थी, सब कुछ तो सही चल ही रहा था, राजा को भी अपना राज्य मिला ही हुआ है, खाली इतना ही ध्यान रखना, उसकी तो टेंशन भी आधी हो चुकी है, उसको सिर्फ इतना देखना है कि लॉ कोई और बना रहा है, मैं सिर्फ इम्प्लीमेंट करने का काम करूंगा, मुझे सिर्फ गवर्न करने का काम करना है। लेकिन राजा ना राजा होता है, उसको अपनी पावर के ऊपर किसी भी तरीके का ना लिमिटेशन बर्दाश्त नहीं होता है। तो यहाँ पर लुई 16 के साथ भी वही कंडीशन हो रही थी, और उसने क्या किया, उसने एक सीक्रेट नेगोशिएशन में एंटर होने की कोशिश की किंग ऑफ प्रूशिया के साथ। प्रूशिया क्या था, इन्हीं की नेबरिंग कंट्री थी। तो इसने वहां पर जाके ना एक नेगोशिएशन करने की कोशिश करी। क्या नेगोशिएशन था वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि यार मेरे यहाँ जो हुआ है ना वो तुम्हारे यहाँ भी हो सकता है, तो मुझे है ना आपकी आर्मी की जरूरत है, ताकि मैं अपने जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया ना उसे टेक डाउन कर सकूं और अपनी पावर को डीलिमिटाइज कर सकूं, यानी कि मैं दोबारा से अपनी पावर को फुल्ली फ्लेजेड एंजॉय कर सकूं। और ये जो नेशनल असेंबली का ड्रामा चल रहा है ना उसे मैं अपने कंट्री के अंदर खत्म कर सकूं। जिसके साथ ना इन लोगों को भी कन्वेंस हो गए थे, कौन, जो नेबर रूलर्स थे वो कन्वेंस हो गए। उन्होंने कहा कि हाँ यार अगर इनके यहाँ ये सब हो रहा है ना तो हमारे यहाँ होते हुए तो देर नहीं लगेगी, तो हम अपने ट्रूप्स आपके यहाँ भेज देंगे और आप इस मूवमेंट को टेक डाउन कर लो। लेकिन ये बात नेशनल असेंबली को पहले ही पता लग गई, और उन लोगों ने वोटिंग करके एक, जिसे कहते हैं ना कि एक डिक्लेरेशन पास करी थी यहाँ पे अप्रैल 1792 के अंदर, जहां पे उन लोगों ने प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर छेड़ दी। क्यों? क्योंकि आप अगर नेशनल असेंबली के अगेंस्ट कुछ करोगे तो बेवकूफ तो वो भी नहीं बैठे हैं, उनको भी समझ में आ ही रहा है कि हमें कितनी मुश्किल से ये पावर मिली है, तो इसको अपने साथ बचा के रखना, और ये राजा इतनी आसानी से शांत बैठने वाला है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा। तो इसीलिए ये खबर लीक हो गई और लीक होके नेशनल असेंबली तक पहुंच गई, और उन लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि जो भी ट्रूप्स आने वाले हैं ना उन पे मिलकर अटैक करेंगे। और इसी की वजह से जो थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर थे, यानी कि वो लोग जो आर्मी में एक्चुअली थे भी नहीं, वो उनके प्रोविंसेस तक पहुंच गए और आर्मी ज्वाइन करने की जिद करने लगे, और उन्होंने कहा हम वॉलंटियरली एग्री कर रहे हैं कि हम आर्मी में पार्टिसिपेट करेंगे, और ये जो लड़ाई है ना किंग्स और एरिस्टोक्रेट्स के अगेंस्ट, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं। ये जीत भी जाते हैं, और जीत जाने के बाद ये लोग मार्च करते हुए पेरिस में वापस लौट रहे होते हैं, जहां पर ये गाना गा रहे होते हैं मार्सिलिस करके। और ये मार्सिलिस सॉन्ग लिखने वाले पोएट थे रॉजर डी लेजली। रॉजर डी लेजली ने जब इस पोएम को लिखा था तो ये एक सॉन्ग बन गया, और यही सॉन्ग अब फ्रांस का नेशनल एंथम भी है। अगर आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है ना तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इससे ना मुझे एक तरीके का
एप्रिसिएशन भी मिल जाएगा कि आप लोगों को मैंने कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की, तो आप लोगों को समझ में आया है, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे भी इस तरीके के वीडियो कंटिन्यू कर सकूं आपके लिए। तो बात करने लौटते हैं दोबारा हमारे सिचुएशन पे कि ये जो रेवोल्यूशंस थे ना, इसकी वजह से हम लोगों को, यानी कि फ्रांस को इकोनॉमिक डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि लोग है ना लंबे समय के लिए लड़ाई के लिए फ्रंट पे गए होते थे। तो सारी की सारी जिम्मेदारी विमेन पे आ जाती थी, यानी कि काम करने की भी और फैमिली को संभालने की भी। ऐसे में क्या हुआ, एक लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी था या पॉपुलेशन हम कह सकते हैं, उन लोगों के ना दिमाग में कुछ ऐसी बात आने लगी कि यार जितना भी हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल राइट्स है ना, वो सिर्फ रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को मिला हुआ है। याद हो तो मैंने आपको बताया अभी तक कि थर्ड एस्टेट के अंदर ना एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो कि ज्यादा प्रॉस्परस था। तो उन लोगों को ही सबसे ज्यादा राइट्स में, तो पढ़े लिखे थे तो वही डिस्कशन कर भी सकते थे, जिसको हम एनलाइटनमेंट की बात करते हैं। कि उन लोगों ने ही ये थॉट लाया था कि यार हम लोगों ना इस डेस्पोटिक मोनार्की की जो चेन है ना, इनको ब्रेक करना है और अपने आप को एक रिपब्लिक बनाना है। अब वो लोग तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ही चाह रहे थे, लेकिन जो राजा था वो बर्दाश्त में नहीं था कि उसकी पावर को लिमिट कर दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में उसने पड़ोसियों से मदद मांगी, तो इन लोगों ने भी फिर अगेंस्ट उसके एक फुल फ्लेजेड रेवोल्यूशन कर दिया, और इस बार तो इन्होंने राजा को भी हटाने की कोशिश की है। जब तक वो लोग इस स्ट्रगल में चल रहे थे राजा के साथ, तब तक वो लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकल क्लब्स बन गए हैं, और ये पॉलिटिकल क्लब्स के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लब निकल के आया था जिसका नाम था जैकोबियन क्लब। इस जैकोबियन क्लब को अपना नाम एक कॉन्वेंट से मिला था जो कि सेंट जैकोब के नाम पे था, और ये पेरिस के अंदर था। जैकोबियन क्लब के अंदर विमेन्स भी कुछ पार्टिसिपेट करती थी। एक्चुअली विमेन्स जैकोबियन क्लब में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, लेकिन अपना खुद का एक क्लब बना के बैठी हुई थी। ठीक है, और ये भी एक्टिव थी थ्रू आउट दिस, इस सबके इसी पीरियड के अंदर। मतलब वो चाह रही थी कि हमें भी राइट्स मिल ही जाए। और ऐसा नहीं था कि नेशनल असेंबली ने विमेन को राइट्स दिए नहीं थे। नेशनल असेंबली ने विमेन को राइट्स दिए थे, इनफैक्ट उनने तो रिफॉर्म्स भी लाए थे कि यार कोई भी फादर है ना, वो अपनी डॉटर को जबरदस्ती मैरिज के अंदर फोर्स नहीं कर सकता, और एजुकेशन सब गर्ल्स के लिए कंपलसरी कर दी थी। इनफैक्ट इन लोगों को जॉब्स के लिए भी ट्रेनिंग मिलने लगी थी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप था जो कि विमेन के लिए उठाया गया था, लेकिन अभी भी वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए, यानी कि इनका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अभी भी पूरी तरीके से डाउन है, जिसके लिए ये लोग लगातार फाइट कर भी रही थी। इसीलिए इन लोगों ने क्लब्स भी बनाए थे अपने लिए। अब होता क्या है, चलिए जैकोबियन क्लब पे दोबारा लौटते हैं। तो जैकोबियन क्लब में क्या हुआ है ना हमारे साथ, कि जो जैकोबियन क्लब के मेंबर्स थे ना, वो बेसिकली लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे। तो बेसिकली यहाँ पे ये लोग क्या कह रहे थे कि जस्ट बिकॉज हमारे पास पैसा नहीं है ना, या हमारे पास वोटिंग राइट्स नहीं है ना, प्रॉपर्टी नहीं है ना, इसीलिए हमारी बात को सुना नहीं जाता और हमें हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो जैकोबियन क्लब के अंदर शॉपकीपर्स हुआ करते थे, आर्टिसंस हुआ करते थे, शू मेकर्स थे, इसके अंदर पेस्ट्री कुक्स थे, वॉच मेकर्स थे, पेंटर्स थे, और वो सर्वेंट्स भी थे जो डेली वेजेस के वर्कर्स थे। ठीक है, इन्हीं का एक लीडर आया, क्योंकि हर क्लब का अपने आप में एक लीडर होता है। तो वो यहाँ भी एक लीडर था जिसका नाम था मैक्समिलियन रॉबस्पियर। ये जो मैक्समिलियन रॉबस्पियर है था ना, ये बेसिकली क्या करने की कोशिश करता है कि इन लोगों से कहता है पहले अपनी ना एक आइडेंटिटी बना लो, कि तुम अलग से दिखाई देने चाहिए कि जी ये जैकोबियन क्लब के मेंबर हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, अपने आप को ड्रेसअप, सबसे अच्छा तरीका होता है जब आप अपने आप को ड्रेसअप कर लेते हो ना एक पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम के अंदर, तो आप अपने आप में ही अलग दिखने लग जाते हो। क्या होता था कि जो नोबिलिटी थी और एलीट क्लास थी, इनफैक्ट थर्ड एस्टेट की जो प्रॉस्परस क्लास थी, वो नी ब्रीचेस पहनती थी। एक स्पेशल टाइप की पैंट होती है जिसकी लेंथ सिर्फ नी तक होती है। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम ना नी ब्रीजेस नहीं पहनेंगे, इंस्टेड हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग स्ट्रैप ट्राउजर्स पहनेंगे जो कि फुल लेंथ हुआ करेंगे, जिससे हम सबसे अलग दिखाई देंगे। और साथ ही साथ हम लोग एक रेड कलर की कैप पहनेंगे जो कि ये दिखाएगा कि भाई साहब हम स्लेव नहीं है, हम तो स्लेवरी से फ्री हो चुके हैं। इतना इन लोगों ने अपने अपीयरेंस के अंदर तो चेंज कर ही लिया था। इसके बाद अब बारी आ गई थी कि यार पावर भी तो चाहिए। समर 1792 के अंदर जैकोबियंस ने डिसाइड किया कि यार एक काम करते हैं, कुछ ना कुछ तो हंगामा करना ही पड़ेगा, लोगों को दिखाना तो पड़ेगा कि हम भी पावरफुल है।
तो वो पेरिसियंस जो कि पहले ही नाराज बैठे थे कि ब्रेड की सप्लाई और फूड की सप्लाई शॉर्टेज चल रही थी, इन लोगों ने उन्हीं पे अटैक कर दिया और उन्हें जान से मार दिया। यहाँ करने के बाद ये लोग अगस्त 10 की बात है, पैलेस के अंदर चले गए और पैलेस के अंदर राजा का जो गार्ड था ना, उसको जान से मार दिया, उस पे धावा बोल दिया और उसे जान से मार दिया और किंग को अपने ही पैलेस में हॉस्टेज कर लिया। कितना अजीब सिचुएशन है, मतलब दिखाने की कोशिश की कि हमारे अंदर भी ताकत है, या तो हमारी बात मान लो नहीं तो इस राजा को जान से मार देंगे। ये सिचुएशन देख के जो असेंबली थी उसने वोट किए और इम्प्रिजन कर लिया रॉयल फैमिली को कि हाँ ठीक है, रॉयल फैमिली को तो चलो हम इम्प्रिजन कर ही देंगे। और यहाँ से इलेक्शंस हुए और अब क्या हो रहा था कि जो 21 ईयर्स से अबव की एज के मेंस थे, चाहे प्रॉपर्टी हो चाहे ना हो, चाहे टैक्स दे रहे हो चाहे ना दे रहे हो, उनको वोटिंग राइट्स मिल गए थे। ये फायदा हुआ इन लोगों का इस तरीके की पावर शो करने पे। तो बेसिकली यहाँ किया क्या गया था, ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि एक सिचुएशन क्रिएट की जाएगी जहां पे हम लोग थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे, राजा को होस्टेज करेंगे और जो नेशनल असेंबली है ना उस पर प्रेशर बनाएंगे कि आप हमें भी वोटिंग राइट्स दीजिए, कि वोटिंग राइट्स सबके होने चाहिए, कि जब लॉज हमारे लिए बन रहे हैं ना तो ऐसे में हमारा भी कंट्रीब्यूशन उसके अंदर होना चाहिए। और जो पहला कंट्रीब्यूशन होगा वो यही होगा कि हमारा लीडर इलेक्ट करने में हमारा भी एक रोल होना चाहिए। प्रॉपर्टी या फिर वेल्थ या टैक्स पे करना सेकेंडरी कंडीशन रखी जानी चाहिए। दूसरी चीज, ये जो 25 ईयर्स से ऊपर के मेन रख रहे हो ना आप, इसको भी लोअर डाउन करके 21 ईयर्स की एज कर दो। ये प्रेशर जब इन्होंने नेशनल असेंबली पे बनाया तो फायदा इन लोगों को ये मिला कि इनकी मांगे पूरी कर दी गई थी। अब ये जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी ना, इसको इन लोगों ने कन्वेंशन बुलाया था। असेंबली भी नई इलेक्ट हुई है तो अब इन्हें कन्वेंशन बुला रहे हैं और 21 सितंबर 1792 को उन्होंने मोनार्की को कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया। तो बेसिकली जो जैकोबियंस थे ना वो रेडिकल्स की तरह काउंट हुए कि यार ये लोग ना चाह रहे हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं चाहिए, हमें तो रिपब्लिक ही चाहिए। और ऐसे में क्या हुआ, फ्रांस अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर कर भी चुका है अब। और कोई हेरिडिटरी नहीं होगी जैसे कि मोनार्की में होती थी। इंस्टेड यहाँ पे जो लोग ठीक से काम करेंगे ना वही री इलेक्ट होकर दोबारा नेशनल असेंबली में बैठेंगे। ये सब तो यहाँ हो ही रहा था। तो जो लुइस 16 था उसको सेंटेंस कर दिया गया डेथ इन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। तो ट्रीजन के चार्ज में लुइस 16 तो चला ही गया था। और 21 जनवरी 1793 में मैरी एंटोनेट को भी सेम कंडीशन में और सेम चार्जेस के अंदर ही डेथ पेनल्टी सुना दी गई थी। अब जो ये राइन ऑफ टेरर है ना, इसके बारे में छोटा सा डिस्कशन कर लेते। तो बेसिकली क्या हुआ, 1793 से 1794 के बीच में जो जैकोबियन क्लब था ना उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और इस पावर के बढ़ने की वजह से यहाँ पर ना इन लोगों को अपने अराउंड जितने भी एक्स नोबल्स थे या एक्स क्लर्जी के मेंबर्स थे, इनफैक्ट अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी के वो मेंबर्स जो इनके आइडियाज को सपोर्ट नहीं कर रहे थे ना, वो एज अ एनिमी दिखने लगे थे। और उन लोगों को ये क्या करते थे, अरेस्ट करके जेल में डाल दिया करते थे। और फिर उन लोगों को फाइनली फाइनली गुलिटाइन कर दिया करते थे। गुलिटाइन क्या होता है, ये एक तरीके का बेसिकली डिवाइस हुआ करता था जिसमें दो पोल्स होते थे और बीच में एक ब्लेड होता था जो कि आपकी गर्दन को आपके शरीर से अलग कर देता था। इसका नाम डॉक्टर गुलिटाइन, जिसने उसको इन्वेंट किया था, उसी के नाम पे रखा गया था। जो रॉब्सपेरे की गवर्नमेंट थी ना, उसने ये अश्योर किया कि जो लॉ है वो ये डिसाइड करके रखेगा कि भाई आपको मैक्सिमम वेजेस मिलेंगे, ठीक है, और आपको ना एक फिक्स प्राइस पे सारा का सारा फूड और जो ब्रेड है और मीट है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो पीजेंट्स थे ना, वो कोई खास खुश नहीं थे इस चीज से, जबकि पीजेंट्स भी उसी सेक्शन को बिलोंग करते थे जिसको मिलके ये पूरा का पूरा जैकोबियन क्लब बना था। उनको भी फोर्स किया जा रहा था कि आप जो है ना अपने ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करो सिटीज के अंदर और उन्हें एक फिक्स्ड प्राइस पे सेल करो, जो कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिसाइड करके रखे हुए हैं। अब ऐसे में चाहे तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमने तो प्राइस डिसाइड करते हैं और तुम्हें बेचना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो गुलिट है। जो रॉब्सपेयर थे ना, उसका पावर का नशा अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद उसने क्या किया, जो एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर था उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया और कह दिया कि सारे सिटीजन्स जो है ना वो एक ही तरीके की ब्रेड खाने वाले हैं।
और ये जो ब्रेड होती थी ये बेसिकली होल व्हीट के लोफ से बनाई जाती थी। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा था कि ये जो ऊंच नीच का सिस्टम तुमने क्रिएट कर दिया है ना, अपने आप को एलीट दिखाने की कोशिश करते हो, इसे खत्म करके अब हम सिर्फ इक्वालिटी में ही बात करने वाले हैं, और इस तरीके की इक्वालिटी थ्रू आउट प्रैक्टिस की जाएगी। और वो अपनी स्पीचेस में भी इसी चीज को प्रमोट करता था। यहाँ तक कि उसका तो ये भी कहना था कि ये जो सर और मैदाम के जो टाइटल्स है ना, इनको खत्म कर देना चाहिए, और सब लोगों को सितियोन यानी कि सिटीजन का टाइटल दे देना चाहिए। जो चर्चेस थे उसको तो उसने पहले ही बंद करवा दिया था, और उनको बैरक्स और ऑफिसेज में कन्वर्ट करवा दिया था। तो आप सबको लग रहा होगा ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है इक्वालिटी, लेकिन ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा था, क्योंकि इस आदमी ने ना इतना ज्यादा लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे कि उन्हें ज्यादा अच्छी मोनार्की लगने लग गई थी। ऐसे में क्या हुआ कि इसकी खुद की पार्टी वाले ही अपने आप में इससे परेशान होने लग गए, और फाइनली उसको खुद को ही कन्विक्ट कर दिया गया कोर्ट में 1794 के अंदर, और अगले ही दिन उसे उसी गुलिटाइन के नीचे लगा दिया गया। यानी कि इसकी खुद की भी गर्दन अपने शरीर से अलग कर दी गई।